हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स में पढ़ाए जाने वाले पाठ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी पेपर 7 के ग्रुप ए के बारे में, जिसमें मैंने पूर्व के अध्याय में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की चर्चा करते हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें बेसिक एक्सपेरिमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की चर्चा हो रही थी। उसमें हमने परसेप्शन के बारे में चर्चा की थी और परसेप्शन में पार्ट होल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समानता का नियम, समीपता का नियम, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस और वस्तुनिष्ठ सेट का नियम, इतने बातों की चर्चा की थी। अब मैं बताऊंगा कि समवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर उत्तम आकृति, गुड फॉर्म ऑफ फिगर का नियम का ही एक हिस्सा है। यह नियम बताता है कि जब प्रत्यक्षणात्मक वस्तु के कुछ अंश को अधूरा जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति उसे अपनी ओर से पूरा करने का और संपूर्ण चित्र को बनाने का प्रयास करता है। ऐसा मेंटल सेट होता है कि किसी भी चीज़ को हम पूर्ण के रूप में देखना चाहते हैं। यदि कोई वस्तु का आकृति, आकार कुछ अधूरा रह जाता है तो यह मानव स्वभाव है कि उसे वह पूरा करके देखने का काम करता है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है और अंतिम है प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड। यह नियम इस तथ्य पर बल डालता है कि प्रत्यक्षण किसी आकृति के रूप में संगठित हो जाती है जो एक निश्चित पृष्ठभूमि पर ही दिखाई देती है। मतलब किसी भी चीज़ का हमको प्रत्यक्षीकरण बैकग्राउंड के ही आलोक में हम लोग करते हैं। जैसे कोई मूर्ति हो, कोई फिगर हो, कोई आकृति हो, तो उसका बैकग्राउंड में क्या है, इसके आधार पर ही हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और बैकग्राउंड के कारण ही इसका सबसे मुख्य गुण होता है आकृति का, कि कोई भी हम प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट और उत्कृष्ट देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के रूप से अस्पष्ट एवं अनुकृष्ट होते हैं। रिवर्सिबल फिगर में आकृति कभी पृष्ठभूमि में और कभी पृष्ठभूमि आकृति के रूप में पलटते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्यक्षणात्मक संगठन के यह सभी नियम, जितने भी नियम अभी तक चर्चा हुए, जिसकी हमने चर्चा की, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया बहुत महत्वपूर्ण एवं सफल जनरलाइजेशन पर किया गया नियम था और व्यवहारिक ज़िंदगी में इसका कहीं ना कहीं हम लोग उपयोग पाते हैं। व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से भी यह नियम काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। अब हम तीसरे बिंदु ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी या वस्तु स्थिरता पर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के इन विभिन्न नियमों के आधार पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक सामान्यीकरण यह किया गया कि व्यक्ति जिस वस्तु का परसेप्शन करता है उसे विभिन्न डायमेंशन से देखने के बावजूद भी एक समान ही देखता है, उसे ही परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की संज्ञा दी गई। जैसे कोयला के एक टुकड़े को यदि हम रात में देखें, धूप में देखें, अंधेरे में देखें या किसी भी स्थिति में देखा जाए तो दोनों ही हालत में व्यक्ति उसे कोयला के रूप में ही देखेगा। हालांकि धूप में दीप्ति के परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण छाया में दीप्ति के परिवर्तन की मात्रा से अधिक होगी। ब्राइटनेस कंस्टेंसी इसको कहा जाता है। इसी तरह से प्रत्यक्षण में आकार स्थिरता, साइज कंस्टेंसी, कलर कंस्टेंसी, शेप कंस्टेंसी आदि विभिन्न आयाम होते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता हालातों या परिस्थितियों के बारे में दी गई सूचना से ही प्रभावित होता रहता है या प्रमाणित होता है। अगर इस तरह की सूचना
प्रिसीवर या प्रत्यक्षणकर्ता को नहीं दी जाती है तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब जो नेक्स्ट बिंदु है जिसे फील्ड डायनामिक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि चूंकि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समग्रता से ही संबंध है इसका, अतः इसका बल क्षेत्र गतिकी की व्याख्या पर स्वतः काफ़ी अधिक होती है। बोरिंग ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र से मतलब एक ऐसे गत्यात्मक तंत्र या डिनामिकल सिस्टम से होता है जहां किसी एक भाग में परिवर्तन होने का प्रभाव उसके दूसरे भाग पर भी देखने को सार्थक रूप से मिलता है। मनोवैज्ञानिक अनुभूति का गत्यात्मक क्षेत्र स्वयं व्यक्ति एवं पर्यावरण के साथ उसके द्वारा किए गए इंटरैक्शन होता है। मानव व्यवहार का आधार यही इंटरैक्शन होता है। इस तरह के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र में कोहेसिव फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स दोनों ही होते हैं। कोहेसिव फोर्स से सुंदर आकृति, सुंदर विचार या जुड़ने का भाव होता है, जबकि रिस्ट्रेनिंग फोर्स से हम लोग जान चुके हैं कि वस्तु के अस्थिरता, विकृति एवं असंगत विचार का जन्म होता है। और फील्ड डायनामिक्स के अंतर्गत ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ, दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 5 फेनोमेनन एंड प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। यह अंतिम प्रत्यक्षीकरण का एक गुण है, एक सिद्धांत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में मैक्स वर्दाइमर ने गति प्रत्यक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन सभी प्रयोगों में कोहलर तथा कोपका को प्रयोज्य के रूप में रखा गया था और इन प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि दो समान दृष्टि उद्दीपकों विजुअल स्टिमुली को एक दूसरे से 1/15 सेकेंड के अंतराल में दिखाया जाता है तो दो समान दृष्टि तो 1912 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में मैक्स वर्दाइमर ने गति प्रत्यक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन सभी प्रयोगों में कोहलर और कोपका को प्रयोज्य के रूप में रखा था और विजुअल परसेप्शन से संबंधित कई प्रयोग उन्होंने किया था। इन प्रयोगों में वह स्पष्ट यह पाए थे कि जब दो समान दृष्टि उद्दीपकों विजुअल स्टिमुली को एक दूसरे से 1/15वें सेकेंड के अंतराल पर दिखाया जाता है तो प्रयोज्य को उद्दीपक तथा बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमते या चलते हुए नजर आता है। मतलब प्रकाश की दो बिंदु को जब रखा जाता था और दोनों के बीच में 1 सेकेंड का 15वां भाग 1/15वें सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 15वां भाग का जो है अंतराल रखा जाता था और एक के बाद दूसरे की प्रस्तुति रेखा की जाती थी, तो व्यक्ति को या देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि एक रेखा दौड़कर दूसरे रेखा के पास जाती है और वह रेखा दौड़ती हुई नजर आती है। मनोविज्ञान के इतिहास में प्रत्यक्षीकरण में किया गया गेस्टाल्टवादियों का यह प्रयोग 5 फेनोमेनन घटना के नाम से विख्यात हुआ और वर्दाइमर का यह प्रयोग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसकी चर्चा मनोविज्ञान के इतिहास काल से लेकर आज तक में होती रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1/15वां सेकेंड से अंतर उद्दीपन अंतर में यदि कमी या वृद्धि होती है तब गति का यह भ्रम अथवा फाई घटना समाप्त हो जाती है। यदि 1/15 से ज़्यादा या कम कर दिया जाता है तो दोनों में अंतर आ जाता है और 5 फेनोमेनन की घटना से ही गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का नींव पड़ा, ऐसा माना जाता है। चूँकि गति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र परसेप्चुअल फील्ड बाहर में घटित घटना के समान नहीं होता, अतः प्रश्न यह उठता है कि उसकी व्याख्या कैसे संभव हो। प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के नियम के अनुसार जो व्यक्ति वास्तविक रूप में देखता है तथा जो मस्तिष्क में घटना घटित होती है, दोनों के बीच एक एक बिंदु का संबंध होता है। हालांकि इन दोनों के बीच का करस्पोंडेंस
या वास्तविक रूप एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम देख रहे हैं और मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से घटित हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादियों ने की। अतः दोनों के बीच का संबंध टोपोलॉजिकल होता है। यह नियम के सहारे फाई घटना की व्याख्या करते हुए गेस्टाल्टवादियों द्वारा एक पूर्व कल्पना की गई कि दो रोशनी या दृष्टि उद्दीपकों द्वारा मस्तिष्क में उत्तेजित दो केंद्रों के बीच डायनेमिकल रिलेशन होता है और इस गत्यात्मक संबंध का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि मस्तिष्क का एक उत्तेजित केंद्र मस्तिष्क के दूसरे उत्तेजित केंद्र को प्रभावित कर पाता है। अब हम समकृतिका के नियम के समर्थन में गेस्टाल्टवादियों द्वारा कुछ अप्रत्यक्ष प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी उपस्थित किया गया, जिसकी चर्चा करेंगे। कोहलर तथा हेल्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें परियोज की आंख के सामने से दृष्टि उद्दीपक को ले जाया जाता था और इसे मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र से उसके ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम को अभिलेखित भी किया गया। ईईजी जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रकार का इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिसमें मस्तिष्कीय तरंग का रिकॉर्ड किया जाता है, मस्तिष्कीय तरंग को, और चिकित्सीय दृष्टि से इसका व्याख्या किया जाता है। तो जब ईईजी को अभिलेखित किया गया तो परिणाम में यह पाया गया कि ईईजी द्वारा अभिलेखित मस्तिष्क तरंग ब्रेन वेव में कुछ परिवर्तन होते हुए पाया गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है या सबूत मिलता है कि जो परसेप्चुअल फील्ड है वह दैहिक मस्तिष्कीय क्षेत्र फिजियोलॉजिकल ब्रेन फील्ड में कुछ संबंध होता है, दोनों में कोरिलेशन होता है, किसी तरह का आपसी संबंध होता है, इसको दृष्टिगत या दृष्टिगोचर करता है। कोहलर एवं वैलैक ने इनकी व्याख्या मस्तिष्क के परितृप्ति घटना, जिसको सैटिएटेशन फेनोमेनन के रूप में कहा जाता है, उससे किया। इन लोगों का यह मत था कि यदि व्यक्ति किसी दृष्टि उद्दीपक पर अपना आंख स्थिर करके कुछ देर तक एकटक देखता रह जाता है तो 35 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए यह देखता है तो संबंधित मस्तिष्कीय क्षेत्र सैटिएट या संतृप्त हो जाता है। इसी आधार पर रिटेंशन की भी बात हुई और उसकी व्याख्या हुई। इसके बाद जब वह अपना ध्यान नई वस्तु की ओर देता है तो व्यक्ति नई वस्तु को थोड़ा विकृत रूप में प्रत्यक्षण कर पाता है। इन लोगों द्वारा दिए गए एक प्रमुख प्रयोग में प्रयोग से 35 सेकंड के लिए किसी काले वर्ग की आकृति पर गौर से देखने को कहा जाता है और इस तरह से उसके संबंधित पूर्ण क्षेत्र पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। बाद में उसे अपना ध्यान उजले वर्ग की आकृति पर लाने के लिए उस सब्जेक्ट को कहा जाता है। तो परिणाम में देखा गया कि प्रयोग में उजले वर्ग का कुछ विकृत प्रत्यक्षण डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है। प्रत्यक्षण में इस तरह की विकृति को आकृतिक उत्तरीय प्रभाव फिगरल आफ्टर इफेक्ट कहा गया। अर्थात इसका कहने का मतलब यह था मनोवैज्ञानिकों का, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का, कि किसी चीज़ को 35 सेकंड तक देखने के बाद जब हम उसका ध्यान से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं और ठीक विपरीत उसके बाद दूसरे प्रकार के वस्तु पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो पाते हैं कि पहले वाला प्रत्यक्षीकरण बाद वाले वस्तु पर प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है और बाद वाले प्रत्यक्षीकरण में पहले वाला प्रत्यक्षीकरण का समावेश हो जाता है। इसी को फिगरल आफ्टर इफेक्ट के नाम से कहा गया। इस तरह आपने देखा कि किस तरह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीण संबंधी विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की व्याख्या की और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के आधार पे, व्यवहारिक ज़िंदगी और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है, खासकर परसेप्शन से संबंधित, उसको विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया और उसको दिखाने का प्रयास किया। सबसे बड़ा प्रयास 5 फेनोमेनन के नाम से जाना जाता है, जो कि मनोविज्ञान के इतिहास में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को अमरत्व प्रदान किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का शिक्षण के क्रम में और चिंतन और
स्मृति मेमोरी के फील्ड में इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन तीनों के बारे में भी उनका जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है, इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। आप लोग इसको पढ़ाए गए पाठ को देखिएगा, समझिएगा, आगे के क्लास को पढ़ के आइएगा, जिससे हम लोग को आगे डिस्कशन करने में सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।